Hello viewers, so today we will do chapter 1 of history, the French Revolution. In this chapter we will learn about French society during the late 18th century, the outbreak of the French Revolution, reasons of the outbreak, then the political symbols, contribution of some thinkers and writers, abolition of monarchy, work of the National Assembly, reign of terror, women during the time, abolition of slavery and उसका conclusion. So फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. सो लेट 18th सेंचुरी के टाइम के बाद है जो अपना फ्रेंच सोसाइटी थी वो रूल करता था किंग लुइस 16. ठीक है, और ये जो किंग लुइस 16 का रूल था उस टाइम पे सोसाइटी डिवाइडेड थी स्टेट्स एंड ऑर्डर्स के अंदर. ये जो था ये फ्यूडल सिस्टम का एक पार्ट था जो एजेस पहले से चल के मिडिल एज के टाइम से अभी तक चल रहा था. कब तक? लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अपन. देन द टर्म जो ओल्ड रिजाइम अपन यूज़ करते हैं हर जगह वो मतलब होता है फ्रांस को डिस्क्राइब करने के लिए बिफोर 1789. तो जब किंग लुइस 16 रूल करता था फ्रांस पे तो वो स्टेट्स और ऑर्डर्स में डिवाइडेड था. तो उसके 3 स्टेट्स थे, द फर्स्ट स्टेट, द सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट. इन फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स ऐसे थे. द फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्गी वगैरह. क्लर्गी होते हैं वो लोग जो चर्च से रिलेटेड होते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेट था जिसमें नोबिलिटी यानी कि जितने भी किंग्स, नोबल्स, जितनी भी फैमिलीज थी किंग्स की वो सारे इंक्लूडेड थे. ये जो थे इन्हें थर्ड स्टेट के लोग बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे. अब थर्ड स्टेट में आते थे अपने सारे पीजेंट्स, लेबरर्स, सर्वेंट्स और इवन बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड इवन अ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स. मतलब मिडिल क्लास जो थी वो अपनी आती थी थर्ड स्टेट में. नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ओनली द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस. तो टैक्सेस क्यों देने पड़े थे? क्योंकि फ्रेंच के जो लोग थे, जो नोबिलिटी थी, उन्हें अपना पैसा जस्ट फॉर देयर ओन लग्जरीज, उन्हें अपना पैसा इतना ख़त्म कर दिया था कि उनके पास रूल करने के लिए पैसे नहीं थे. एंड उनने क्या करा, उन्हें 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी उनको भी सपोर्ट करने के लिए उनको भी पैसे दिए, बट उन्हें वो पैसे वापस नहीं दिए. तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले गए थे. तो जब डेप्थ में चले गए थे तो उनको उसी टाइम पे किंग लुइस 16 आया था. तो उसे कोई आइडिया नहीं था ज़्यादा क्या करना है. तो उसने क्या करा, उसने एक काम करा. उसने बोला कि जितने भी लोग हैं सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग से उसने टैक्सेस और बढ़ा के मांगना शुरू कर दिया. फर्स्ट स्टेट टैक्सेस नहीं देता, सेकंड स्टेट टैक्सेस नहीं देता, सिर्फ थर्ड स्टेट टैक्सेस देता था. तो क्या हुआ, 100 साल बाद 5 मई 1789 को किंग ने स्टेट्स जनरल बुलाई. स्टेट जनरल एक असेंबली होती है, उसको आपको हमेशा बैठना होता है बिफोर एनी लॉ. जब वहाँ का जो गवर्नमेंट कोई भी लॉ निकालेगा उससे पहले एक स्टेट जनरल बैठते हैं एंड वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं. एंड देन एक इलेक्शन होता है, काइंड ऑफ इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है कि कितने लोग उस लॉ के अपोज में हैं और कितने लोग उस लॉ के साथ में हैं. उसके अकॉर्डिंग वो लॉ जो है वो टास्क में आता है, वर्क में आता है. सो ये असेंबली बुलाई गई थी जस्ट टू थिंक अबाउट द एडिशन ऑफ मोर टैक्सेस टू द थर्ड स्टेट. ठीक है, तो अब क्या था, हर स्टेट का एक वोट था. दैट इज़ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों का एक वोट. दैट इज़ इन टोटल 3 वोट्स. तो क्या होता था, बट यहाँ पे एक चीज़ ये आती थी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 300 थे और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन दोनों का सम. क्योंकि थर्ड स्टेट में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी तो थर्ड स्टेट वालों ने थिंग्स को ज़्यादा एकदम ना फेयर रखने के लिए एक लॉ प्रपोज करा कि हर ह्यूमन का, मतलब जितने भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं, हर आदमी का एक वोट होगा. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेट के 300 हैं तो 300 वोट्स फर्स्ट स्टेट का, सेकंड स्टेट का 300 वोट्स एंड थर्ड स्टेट के 600 वोट्स. ठीक है, दिस इज़ वेरी फेयर क्योंकि लोग जाते हैं तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. बट इस टाइम पे क्या हुआ, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उनने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और किंग ने भी नहीं करा. तो उन लोग को इतना गुस्सा है थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो असेंबली से बाहर चले गए. उसके बाद जून 20, 1789 को ये जो 600 लोग थे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे गैदर्ड फॉर अ मीटिंग एट वर्साइल्स. वर्साइल्स उस टाइम पे वो पैलेस था जहाँ पे किंग रिसाइड करता था. बट जो गार्ड है उसने पैलेस को लॉक कर दिया. ठीक है, और उसके बाद वो जितने भी 600 लोग थे, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो एक जगह पे गए वहाँ पे, और वो थी द टेनिस कोर्ट. उनको एक टेनिस कोर्ट ही मिला तो वो उस टेनिस कोर्ट पे जाके सेटल हो गए. वहाँ पे उस टेनिस कोर्ट में उन्हें खुद को नेशनल असेंबली के नाम से डिक्लेयर कर दिया और उन्हें प्लेज करी कि जब तक वो सेपरेट नहीं हो जाएंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले वो कभी सेपरेट ही नहीं होंगे. तो ये जो इंसिडेंट था इससे हम
टेनिस कोर्ट ओथ कहते हैं, एंड दिस वॉज कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। टेनिस कोर्ट ओथ इसलिए क्योंकि टेनिस कोर्ट पे जाके उनने ये ओथ ली कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा तब तक ये नेशनल असेंबली जो है सेपरेट नहीं होगी। अब ना रीजंस भी बहुत थे रेवोल्यूशन होने के। पहला रीज़न तो अपन को पता है कि उस टाइम पे जो किंग था उसने इतना पैसा खर्च कर दिया था कि उसने सिर्फ थर्ड स्टेट पे टैक्सेस लगाए। अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पे भी लगाता तो फेयर था, लेकिन उसने सिर्फ थर्ड स्टेट पे लगाया। ऑल्सो नोबिलिटी जो थी और क्लर्गी वो बहुत लैविश लाइफ जीती थी, तो उनने खुद में भी बहुत पैसा लगाया था। उसके बाद फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 टू 1789 के बीच में 23 मिलियन से सीधे 28 मिलियन राइज कर दी। इतना सडन इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी, उनको खाना पीना भी चाहिए था, रिसोर्सेज भी चाहिए थे, तो उससे भी पैसे की नीड बढ़ गई थी। वहाँ का बैड वेदर भी बहुत था, और हार्वेस्ट जो क्रॉप्स राइप नहीं थी, हार्वेस्ट बहुत पुअर था, और इससे ब्रेड, वहाँ का स्टेपल फूड ब्रेड था, तो ब्रेड के प्राइस में एकदम से हाइक हो गई थी। तो इतना सब जब हो गया था उसके बाद फ्रांस के लोग बहुत परेशान हो गए थे। इस सब होने के बाद भी ये कॉमन पीपल इतना सब स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद भी किंग अपनी लैविश लाइफ जी रहा था, पूरी नोबिलिटी अपनी लैविश लाइफ जी रही थी, एंड स्टिल थर्ड स्टेट पे टैक्सेस लग रहे थे। इसलिए टेनिस कोर्ट ओथ ली थी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ने टेनिस कोर्ट पे जाके। ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ये सारे के सारे थर्ड स्टेट के थे, एंड थर्ड स्टेट के इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये ओथ इसीलिए ली थी ताकि वो इन रीजंस का कुछ कर सकें ना। उस टाइम पे जब रिवोल्ट शुरू हुई थी तो उस टाइम पे मोस्ट लोग वहाँ के एजुकेटेड नहीं थे, उन्हें रीड करना लिखना नहीं आता था। उसके लिए उन लोगों ने बहुत पॉलिटिकल सिम्बल्स यूज़ करे। वो थे एक लॉ टैबलेट, वो ये इंडिकेट करता था कि लॉ इज़ सेम फॉर ऑल। अ विंग्ड वुमेन, दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, एंड अ वुमेन वेयरिंग ब्लू वाइट एंड रेड, ये जो थे ये नेशनल कलर्स थे फ्रांस के। देन अ आई इन ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इसमें जो आई है वो स्टैंड करती है नॉलेज के लिए, और जो लाइट है इट स्टैंड्स फॉर ड्राइविंग अवे इग्नोरेंस। देन अ बंडल ऑफ रॉड्स, जो इंडिकेट करता था कि देयर इज स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। उसके बाद थे अपना एक ब्रोकन चेन, एन एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, अ रेड फ्रीजियन कैप विच वॉज वोन बाय स्लेव्स जब वो फ्री हो जाते थे। उसके बाद अ स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल विच इज़ अ सिम्बल ऑफ एटर्निटी, एंड अ स्केप्ट्रे विच इज़ अ सिम्बल ऑफ रॉयल पावर। नाउ इस टाइम पे जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ के थर्ड स्टेट जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी थे। ये राइटर्स थे, थिंकर्स थे, और इन लोगों ने इस टाइम पे लोगों को अपनी राइट्स के बारे में बताया। वहाँ के सारे लोग एजुकेटेड नहीं थे, राइट। सो इन थिंकर्स एंड लीडर्स ने स्पीच दी, इनके अलावा उनने कुछ लिखा भी, एंड उन लिखने के आइडियाज़ आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉलो करते हैं लोग। तो ये राइटर्स और थिंकर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट थे ये तीन। जॉन लॉक, इन्हें एक वर्क लिखा था, इनका एक रिटन वर्क है, टू क्रिटिसाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट विच एक्सप्लेन्स द रॉन्ग विद द डॉक्टरिंग ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। इनका जो वर्क था टू क्रिटिसिस ऑफ द गवर्नमेंट, वो एक्सप्लेन करता था कि उन्हें कैसे लगता था उन्हें कि रूल ऑफ ए सिंगल पर्सन इज़ वेरी रॉन्ग। फिर है जॉन रूहो, हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है विच इज़ अ रिलेशनशिप between the government representatives and the people, and that is a very strong relationship according to Jean-Jacques Rousseau. Then was Montesquieu. He wrote a book called The Spirit of Law, in which he proposed a system where power was divided into the legislature, the executive and the judiciary, and this system is still followed in many countries including India today. उसके बाद इतना सब हुआ, नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, उसके बाद लोग सब आने लगे एक साथ, दे गैदर्ड, दे हर्ड स्पीचेस रिलेटेड टू फ्रीडम एंड फ्यूडल सिस्टम बाय लीडर्स लाइक मीराबू। इस टाइम पे जितने भी हार्श वेदर कंडीशंस थे दे इंक्रीज्ड एंड पीपल वर स्टिल स्ट्रगलिंग। इस स्ट्रगल में ऐड करने के लिए एक र्यूमर फैल गया कि जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया सिटीजन्स के ऊपर फायर करने के लिए। अब भैया जैसे ही लोगों ने र्यूमर को सुना ना, तो 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में ये सारे थर्ड स्टेट के लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर घुस ही गए एकदम। तो क्या करा, जो 100 लोग थे उनने जाके गैदर हुए एंड उन्हें बैस्टाइल वहाँ जाना शुरू कर दिया। बैस्टाइल वॉज अ फोर्ट्रेस इन पेरिस एंड वहाँ पे वो प्रिजन था।
वहाँ पे मोस्टली प्रिजनर्स को रखा जाता था बाय द किंग्स एंड द नोबल्स. सो ये जो बैस्टिल था, लोग उसकी तरफ गए, बैस्टिल पे गए एंड उन्हें जितने भी प्रिजनर्स थे उनको फ्री करा. इस इंसिडेंट के बाद थोड़ी सी राइप क्रॉप आई, बट नाउ ऑल्सो लोगों को पता चला कि सेकेंड स्टेट के लोग जो थे वो इनकी राइप क्रॉप्स को जलाने आ रहे थे. सो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या करा, दे स्टार्टेड बर्निंग हाउसेज एंड कैसल्स ऑफ द नोबल्स, एंड ड्यू टू दिस द नोबल्स रैन अवे. आफ्टर दिस इंसिडेंट एट द बैस्टिल एंड द कंट्री साइड पैलेसेस, किंग लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली. सो जब इतना सब हुआ तो किंग ने क्या करा, उसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई नेशनल असेंबली है, वी विल ट्राई टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन. द नेशनल असेंबली पास डिक्रीज और ऑफिशियल लॉज. दीज वर द अबॉलिशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, कॉन्फिस्केटेड द लैंड ओन बाय द चर्च, एंड उन्होंने क्या करा, चर्चेज ने जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, टीथेस, वो सारे टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया. द नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 एंड हेंस जो उनकी टेनिस कोर्ट थी वो सक्सेसफुल रही. नाउ ये जो पावर्स थी मोनार्क में, वो मोनार्क तक नहीं थी, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसा आइडिया मोंटेस्क्यू का था. इस टाइम पे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. नाउ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, उन्हें बहुत सारे काम करे, दे वर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है. लेकिन इसमें भी एक बात थी, सिर्फ हाईएस्ट, वहाँ पे ना लोग टैक्सेस तो अभी भी पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मैन, ओनली मेल पीपल जो हाईएस्ट टैक्सेस पे करते थे वही नेशनल असेंबली का पार्ट हो सकते थे. इसके बाद भी उसी देयर वाज एन कंप्लीट इक्वालिटी, सिर्फ हाई टैक्सेस पे करने वाले थे, दैट इज रिच एंड द पुअर अगेन, और उसके बाद यहाँ पे फीमेल्स भी नहीं थी. सो दिस वाज नॉट कंप्लीट इक्वालिटी. द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ड्राफ्ट किया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. इट स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड उस डॉक्यूमेंट का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन. ये वो डॉक्यूमेंट था जिससे नेशनल असेंबली का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता था. उसके बाद क्या करा, ये सब तो होता रहा, पर वहाँ का किंग तो चुप तो बैठने वाला था नहीं. तो किंग लुई 16 ने क्या करा, उन्हें सीक्रेट कॉन्टैक्ट बढ़ाने शुरू करे विद द किंग्स ऑफ प्रशिया एंड किंग्स ऑफ ऑस्ट्रिया. उनने उनसे सीक्रेट रिलेशनशिप्स बनाए और उन्हें सीक्रेटली बात करी कि हाउ टू अबॉलिश द नेशनल असेंबली इन द कंट्री ऑफ फ्रांस. क्योंकि उन्हें पता था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंग्स को भी पता था कि अगर ये जो वाइव है, ये जुनून आ गया, अगर उनके लोगों तक भी पहुंच गया तो उनकी कंट्री के लोग भी ऐसा करने लगेंगे और प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के किंग्स अपनी पावर भी खो बैठेंगे. इसी चक्कर में उन्होंने उनको सपोर्ट करा. बट ये होने से पहले नेशनल असेंबली को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया पे वार डिक्लेयर कर दी. देयर वाज अ वॉर बिटवीन द नेशनल असेंबली एंड प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया बिकॉज दे गॉट टू नो their king was having secret contacts with them to abolish the newly elected national assembly of the country. इसके बाद 1791 का अपन को पता चला है कि पुअर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो जब पुअर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए. पॉलिटिकल क्लब्स बहुत सारे बने जस्ट टू डिस्कस दैट कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको वो अपनी राइट्स नहीं दिलाई, वो इक्वालिटी नहीं दिलाई. ये सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रेफर करता था. सो बहुत सारे क्लब्स बने, बस उसमें से एक मेन क्लब था मेन्स जाकोबिन क्लब, एंड इसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर. इस पूरे टाइम में जितने भी भूखे लोग थे, दे वर स्टिल स्टार्विंग, एंड तभी एक र्यूमर फैला, अगेन अ र्यूमर, दैट द नोबल्स जो हैं उनके पास बहुत सारा फूड सप्लाई ऑलरेडी रखा हुआ था. अब यहाँ पे तुम बोल रहे हो नोबल्स के पास पूरा फूड सप्लाई रखा हुआ और यहाँ पे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं खाने के लिए, तो भाई लोगों का तो और दिमाग ख़राब हो गया. सो ऑन 10 अगस्त 1792 रॉबिस्पेयर ने लोगों को लीड करा एंड दे अटैक द पैलेस. एंड पैलेस को अटैक करने के बाद दे टुक द किंग एज होस्टेज फॉर आवर्स एंड द नेशनल असेंबली डिसाइडेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. उन्होंने रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया. अब नेक्स्ट इलेक्शंस में एक चीज़ कम हो गई कि मैन ऑफ एज 21 कुड वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ. कोई जैसे लास्ट टाइम था ना कि सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कर सकता था. नाउ एनीवन अबव द एज ऑफ 21 कुड वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ. दिस न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड अ कन्वेंशन. पहले थी नेशनल असेंबली बट नाउ इट्स कॉल्ड द कन्वेंशन. सो लुई 16 एंड मैरी एंटोनिएट, उसकी जो वाइफ थी, दे वर पुट टू ट्रायल बाय द कोर्ट
एंड उन्हें कॉन्स्पिरेशन विद फॉरेन पावर्स के चार्ज में उनको एग्जीक्यूट कर दिया था इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक ऑन 21 जनवरी 1793 at Place the Revolution. So Louis XVI was guillotined in front of the public on 21 January 1793 at Place the Revolution. और उसी के कुछ दिनों बाद on 16th October 1793 his wife Mary Antoinette met the same fate. Finally this was the end of monarchy, क्योंकि अब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रही थी. मोनार्क्स की गिलोटाइन कर दिया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था एंड देयर वाज फाइनली द एंड ऑफ मोनार्की एंड यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट रूल करेगी. नाउ इसके बाद यू नो कि रॉबिस्पेयर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कन्वेंशन. You know who was Robespierre, the leader of the Jacobin Club. He ruled between 1793 to 1794 and this period is known as the Reign of Terror. He took measures to give equality to the people, but there were some things that he did very wrong. उसने क्या करा कि जो भी उसके अगेंस्ट कुछ बोलता वो उसे सीधा फांसी पे चढ़ा देता था, है ना. If the person was proven guilty by the court, that person was executed or put to death. Then the people वो बहुत परेशान हो गए. They were the measures taken by Robespierre was very harsh. Anyone could not say anything about the measures he was taking and सबको उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते. अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसको ट्रायल पे लगाते एंड ट्रायल पे लगाने के बाद they were put to death. So उसने क्या करा, ऐसे करते करते लोग बहुत परेशान हो गए. So they were so done with them that they demanded moderation. They demanded moderations in the laws he was making, but उन्होंने किसी की नहीं सुनी. Then according to his own law, he was tried by the court and proven guilty. So Robespierre was executed in July 1794, and after his execution, Jacobins fell. After Robespierre, what happened was the middle class के wealthy लोग थे ना, they started forming the government. उन्हें एक changes कर दिए कि अगेन नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कुड नॉट वोट. अनफॉर्चुनेटली वो जो लोग थे वो अनसक्सेसफुल थे, उनके बीच में कोऑपरेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था. इसके बाद 1804 में द मिलिट्री कमांडर ऑफ फ्रांस नेपोलियन बोनापार्टे केम इनटू पावर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द किंग. देन फ्रांस बिगैन विद मिलिट्री डिक्टेटरशिप until Napoleon Bonaparte was defeated in 1815 in the Battle of Waterloo. ना इस टाइम पे वुमेंस का बहुत बड़ा रोल था. ये जो पूरी स्टोरी है किंग की कि वो कैसे किंग बना, किंग बनने के बाद उसने टैक्सेस लगाए, टैक्सेस लगाने के बाद लोगों ने टैक्सेस से मना कर दिया तो उन्हें एक ओथ ली. उस ओथ को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें स्पीचेस दी, बहुत सारे इधर उधर भागे, बहुत सारे बिल्डिंग्स के अंदर घुसे, बहुत तंग हुए. उसके बाद कैसे किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के बनाई, बट उसके बाद किंग ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने आप को सीक्रेटली कॉन्टैक्ट करा, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया लोगों ने. फिर कैसे रेन ऑफ टेरर आया. इस पूरे टाइम में अपन ने हर जगह देखा सिर्फ मेल पीपल या फिर मेन लोग ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बट वुमेन ड्यूरिंग दिस टाइम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लुई 16. इवन कई लोगों को तो लॉन्ड्रेसेस, डोमेस्टिक हेल्प के भी लिए काम करना पड़ता था. उनको पैसा बनाने के अलावा बहुत सारे काम करने पड़ते थे, लाइक टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एंड गोइंग एंड टेकिंग ऑफ द फूड. जब ये पूरा हुआ था, जब ये रेवोल्यूशन हुआ था, तो वुमेन होप दैट उनको भी सेम राइट्स मिले, सेम इक्वालिटी मिले जैसे मेन के साथ थी, बट उनको ऐसा कुछ नहीं मिला. सम वुमेन लाइक ओलंपिक गॉगल्स वर्कड वेरी हार्ड to get the same political rights as those of men, but reign of terror था, रॉबिस्पियर रूल करता था, so she was executed in 1793. वुमेन ने भी बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, बट रॉबिस्पियर के रूल के अंदर ये क्लब्स को बैन कर दिया था. बट आफ्टर द इंटरनेशनल सफरेज वुमेन फाइनली गॉट द राइट टू वोट इन 1946. इंटरनेशनल सफरेज के बाद वुमेन को 1946 में फाइनली राइट मिला वोट करने का. Now they enjoy the same rights as men. Now इस पूरे टाइम पे एक और चीज़ थी which was the abolition of slavery. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था बिटवीन अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप. जैसे यहाँ पे है ना, द सेम वे दिस इज़ ये फ्रांस, एंड उसके बाद यहाँ से पूरा ट्रेड शुरू होता था. फ्रांस की कॉलोनीज़ थी अमेरिका में थी कॉलोनीज़, तो फ्रांस के लोग वहाँ की कॉलोनीज़ की देखभाल बिल्कुल नहीं कर पाते थे.
सो इस ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में क्या होता था, फ्रांस से लोग आते थे और अफ्रीका से स्लेव्स को लेके अमेरिका चले जाते थे. सो ये स्लेव्स जो हैं वो फ्रांस के लोगों के द्वारा दे वेंट टू अमेरिकाज टू वर्क. ठीक है. एंड अमेरिका से वो स्लेव सामान लेके वापस फ्रांस जाते थे एंड अगेन वो लोग ऐसे शिफ्ट होते रहते थे. स्लेव्स आर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका एंड देन टेकन टू कॉलोनीज थ्रू फ्रांस. जो नेशनल कन्वेंशन ने एक लॉ पास किया था कि दीज वर्कर्स टू बी सेट फ्री. बट लेकिन जब नेपोलियन वापस पावर में आया तो उसने सारा रूल वापस लिया. द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी फाइनली टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1848. सो ये स्लेवरी, द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड 1848 तक चलती रही. बस बीच में नेशनल कन्वेंशन ने एक लॉ पास किया था इसको रोकने के लिए. बट उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट अगेन पास द सेम लॉ ऑफ स्लेव ट्रेड. सो इस पूरे रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा कंक्लूजन था. दिस रेवोल्यूशन वॉज इन ऑब्वियसली एन एब्सोल्यूट सक्सेस. अपन ने देखा स्टार्टिंग हुई थी मोनार्की से, इट वेंट थ्रू मैनी चेंजेस और एंड हो गया किस पे, मिलिट्री मोनार्की पे. अगेन इट वॉज काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप. लेकिन इसने बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड आइडिया को राइज दिया विच आर इवन फॉलो टुडे, विच आर वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टॉपिक्स टुडे. One of the major daily aspects this gave us was to looking up at liberty, equality and fraternity. There were many modernized ideas and planned ideas of thinkers जो हम आज भी फॉलो करते हैं. जैसे यू रिमेंबर द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. ये आज भी हम इंडिया इटसेल्फ, दिस इज़ फॉलोड बाय इंडिया इटसेल्फ इन मैनी अदर कंट्रीज. आज के टाइम पे भी इतना पुराना आइडिया यूज़ होता है एंड इट इज़ सक्सेसफुल. अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप भी एक बहुत बड़ा कंक्लूजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का. ऑल्सो पीपल वर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द रेवोल्यूशन. ड्यू टू ऑल दीज आइडियाज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉन ऑफ द मॉडर्न एरा और द राइज ऑफ द मॉडर्न एरा. दिस वॉज इट फॉर द प्रेजेंटेशन. होप यू लाइक इट.